गाइस वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था के पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठोस अवस्था से जो आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण टॉपिक्स या महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं, जिसे आपको तैयार कर लेना चाहिए, आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन के सलूशन के साथ में और टॉपिक्स को समझते हुए पूरे इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, पूरे क्वेश्चन को समझते हुए कंप्लीट करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सबको तैयार कर लेना चाहिए। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो टेलीग्राम चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर आपको इस क्लास का पीडीएफ क्लास के होने के 3-4 घंटे बाद अपलोड हो जाएंगी। साथ में आपको अन्य क्लासेज का पीडीएफ भी मिल जाएगा और मैं टेलीग्राम पर टेस्ट वगैरह लेता हूँ तो टेस्ट का भी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। साथ में जल्द ही हम आपको टेलीग्राम पर फाइनल स्टार्ट रिवीजन नोट्स देने वाले हैं, वह भी आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो जाकर आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। गाइस अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में सभी लोग लेक्चर को लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करिए। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन तैयार होगा। साथ में अगर आपको अन्य क्वेश्चंस चाहिए, अन्य वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड हैं। तो गाइस चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। गाइस देखिए, ठोस अवस्था नामक चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह 5 अंक के क्वेश्चन में कभी कभी दीर्घोत्तरी पूछ लेता है और दीर्घोत्तरी में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको हम बताएंगे कि कौन सा दीर्घोत्तरी में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, समझेंगे। और अति लघुत्तरी लघुत्तरी में अगर पूछता है तो भी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछता है और दोनों को मिलाकर 5 अंक में पूछता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है। तो सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। वैसे ठोस अवस्था क्या होता है ये कभी नहीं पूछा है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है ये काफ़ी बार पूछा है और इंपॉर्टेंट भी है, आपको जानना चाहिए। देखिए गाइस, ठोस को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस को समझेंगे। आपको यह मालूम होना चाहिए, यहां पर एक शब्द लगा है मतलब यह जो होता होगा यह आपके क्रिस्टलीय ठोस का जस्ट उल्टा होगा। आपको इतना मालूम है, हिंदी में अगर अ शब्द आगे लग जाता है तो सिमिलरली इसका अपोजिट होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस एकदम एक दूसरे के अपोजिट साइड है। मतलब एक का मुंह इधर है तो दूसरे का मुंह इधर है, मतलब इसमें जो होता है इसमें नहीं होता है। देखिए, जो अक्रिस्टलीय ठोस पहले हम लोग समझते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है कि ऐसा ठोस जिसके अवयव कण अनियमित प्रकार से हों, अनियमित प्रकार से हों, ठीक है, प्रकार से हो। ऐसा ठोस जिसके अवयव कण अनियमित प्रकार से हो, कोई पैटर्न उसमें ना हो, सीधे सीधे रखा हो। जैसे आप लोग समझते होंगे, जैसे मिट्टी उट्टी होती है या फिर बालू उलू या फिर कांच, जिसके कण अनियमित प्रकार से होते हैं, कोई उसमें पैटर्न नहीं होता है, किसी प्रकार से रखा नहीं होता है। अगर आप मान लेते हैं, आप एक स्टूडेंट है जो कॉलेज से आता है, अपने बैग को ऐसे उठाकर फेंक देता है, 2 कॉपी उधर है, रफ उधर है, पेन उधर है, तो उसमें कोई नियमितता नहीं है, वो किसी कॉपी को अच्छे से नहीं रखता है, तो वह आपके अक्रिस्टलीय ठोस में माना जाएगा। अगर क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, अवयव कण यानी जिससे वह क्रिस्टलीय ठोस बना होते हैं वह नियमित प्रकार से होते हैं, नियमित प्रकार से होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, अवयव कण अनियमित प्रकार से होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में अवयव कण नियमित प्रकार से होते हैं। अगर बताइए, आप जरा सोचिए अपने दिमाग में, ठंडे दिमाग से सोचना कि अगर अवयव कण को, अगर मान लीजिए आपकी बुक है, बुक को ऐसे ही घर में इधर फेंक दिया जाए, उधर फेंक दिया जाए, आप मान लीजिए अलमारी पे रख रहे हो, कोई बुक ऐसे रख दिया जाए खड़ा करके, कोई ऐसे रखा दिया जाए, तो उस बुक को कम से कम आप एक अलमारी में कम से कम बुक रख सकते हो, ज़्यादा बुक नहीं रख सकते हो। अगर उसको अच्छा से सरिया कर, जिसे कहा जाता है हिंदी में सरिया कर, बढ़िया से रखोगे तो बुक में तो अलमारी में अधिक से अधिक बुक रख सकते हो। बैग में अगर आप बुक रख रहे हो, अगर एक बैग में ऐसे सीधे सीधे उल्टा पुल्टा करके बुक रख दोगे तो 2 ही 4 बुक रख पाओगे। अगर उसी बैग में आप अच्छे से बुक को रखते हो तो कई बुक रख सकते हो।
तो अगर आप नियमित प्रकार से, मतलब एक अच्छे प्रकार से अगर किसी बुक को रखते हो तो वह आप उसमें ज़्यादा रख सकते हो और इसमें कम रख सकते हो। इसलिए इसे कहा जाता है, ये लघु परासी होता है, लघु परासी होता है। और ये जो होता है आपके दीर्घ परासी होता है, दीर्घ परासी। मतलब इसमें ज़्यादा अवयव कण रखे जा सकते हैं, इसमें कण अवयव कण कम रखे जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके दिमाग में अगर चीज़ों को अच्छे से समराइज करके रखोगे तो अधिक से अधिक चीज़ें अपने दिमाग में रख सकते हो। अगर वैसे ही पढ़ोगे तो फिर कम से कम नहीं रख पाओगे अधिक से चीज़ें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, चीज़ों को अच्छे से नोट्स बनाकर अच्छे तरीके से याद करना चाहिए। तो गाइस ये होता है क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। मैं यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा लिखा हुआ हूँ, ऐसा ठोस जिनकी व्यवस्था अनियमित प्रकार की होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। साथ में एक स्टार मार्क करके लिख लीजिए आप लोग कि यह क्या होते हैं, लघु परासी होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है और एग्जाम्पल ज़्यादा पूछता है अति लघु बहुविकल्पी के रूप में। मैं आपको बता दूं, आपके बहुविकल्पी प्रश्नों की जो क्लासेज होंगी मॉर्निंग में हुआ करेंगी, तो आप लोग मॉर्निंग में अगर उठते हो तो जरूर बहुविकल्पी प्रश्नों की क्लासेज देख लिया करो। 1-2 दिन के बाद स्टार्ट होंगी। साथ में आपकी जो मैराथन क्लास, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की मैराथन क्लासेज की मैं कहा था, तो मैराथन क्लासेज का प्लान बन चुका है। कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं सर थोड़ा सा इस समय प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है, इसके वजह से मैं थोड़ा सा डिले कर दीजिए, मैं 2-4 घंटे नहीं पढ़ सकता, इसलिए 1-2 दिन मैं लेट कर रहा हूँ। सोचता सोमवार से आपकी मैराथन क्लासेज चलेंगी, लेकिन ये क्लासेज लंबी होंगी, ये भी क्लासेज 30-40 मिनट की होंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे एक क्लास देना है एक चैप्टर का, मैं ये सोचा हूँ। बड़ा चैप्टर होगा तो 2 क्लास दूंगा, एक दिन में एक चैप्टर क्लियर कराते हुए चलना है। अगर आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ते हो तो फरवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ये फरवरी, अधिकतम 5 या 10 फरवरी, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद मैं करेंगे DPP, डेली प्रैक्टिस पेपर करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड एग्जाम की। पूरी की पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं आपके दिमाग में आपके टिप पर रटा दूंगा। बस डेली की डेली क्लासेज में जैसे मैं कर रहा हूं वैसे क्लास लेते रहना। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ रहे थे कि ये लघु परासी होते हैं और ये इसका एग्जाम्पल आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल। तो अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल क्या होता है, कांच, कांच, ठीक है, रबर, ये आपके अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। और क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, एक ऐसा ठोस जिसकी व्यवस्था कर नियमित होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। नियमित व्यवस्था होने की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। वही कर आप एक नियमित व्यवस्था से किसी चीज़ को रखोगे तो उसमें बार बार सामान रख सकते हो, तो उसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। और इसमें एक स्टार पॉइंट लाकर लिखना आप लोग, ये सब क्या होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। बोलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, जरा जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए दीर्घ परासी होते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एग्जाम्पल होता है ग्रेफाइट, क्वार्ट्स, ठीक है, ग्रेफाइट, क्वार्ट्स, सिल्वर भी आप लिख सकते हो या NaCl लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल होता है। अब गाइस ये जो आपके होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, ये 4 प्रकार से होते हैं। मैं आपको समझने के लिए बता दे रहा हूँ, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके, ये 4 प्रकार से होता है, कभी कभी पूछ लेता है चारों प्रकार के नाम। ठीक है, आणविक ठोस, आणविक ठोस पहला आपका होता है आणविक ठोस। दूसरा होता है आपका आयनिक ठोस, तीसरा होता है आपका धात्विक ठोस, और फिर चौथा होता है सहसंयोजी ठोस। वैसे ये कभी कभी पूछ लिया जाता है चारों प्रकार के नाम, इसके एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछा गया है। आपके बहुविकल्पी प्रश्न में जब कराऊंगा तो वहाँ पे इसके एग्जाम्पल भी
का प्रैक्टिस करा दूंगा, बता दूंगा कैसे आप पहचानोगे कि यह आणविक ठोस है या आयनिक ठोस है या धात्विक ठोस है या फिर सहसंयोजी ठोस है। ये सभी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो ये 4 प्रकार का होता है। तो इसके ये आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगर आपको लिखना है इसका डेफिनेशन तो आप ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल सहित लिख लीजिए। वैसे PDF मैं तो टेलीग्राम चैनल पर दे ही दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकाई सेल क्या है। देखिए आपका घर बनता है तो घर ईंटों से मिलकर बनता है। जैसे इस प्रकार से आपका घर बनता है, एक ईंट इस प्रकार से रखा जाता है तो इसके ऊपर दूसरा ईंट इस प्रकार से रखा जाता है, फिर नीचे एक ईंट यहाँ पे रखा जाता है, फिर इसके ऊपर दूसरा ईंट इस प्रकार से रखा जाता है। तो बार बार ईंटों को मिलने से आपके घर का निर्माण होता है। तो इसमें एक इकाई सेल क्या है, एक ही है ईंट, या आप इसी ईंट को ले लीजिए या एक इसी ईंट को ले लीजिए। मतलब कोई ऐसा मात्रक या इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति होने पर पूरी की पूरी ठोस का निर्माण हुआ हो उसे कहते हैं इकाई सेल। यहाँ पर डिफिनीशन लिखा हूँ, इकाई सेल वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसके बार बार पुनरावृत्ति होने पर क्रिस्टल का निर्माण हो या फिर ठोस का निर्माण हो, उसे कहते हैं इकाई सेल। देखिए इकाई सेल नीचे एक फिगर भी बना देना, इस प्रकार से लिखने के बाद, डिफिनीशन को लिखने के बाद इस प्रकार से बना देना। आप एग्जामिनर के लिए फिगर बना दोगे तो अच्छा ही नंबर देगा एग्जामिनर, ठीक है। इस प्रकार से मतलब बार बार पुनरावृत्ति होने पर आपका जो बनता है उसे इकाई सेल कहते हैं, इकाई सेल, ठीक है। जैसे आप जिस भी घर में बैठे हैं उस घर में काफी ईंटों से मिलकर बना है, उसमें से एक ईंट आपको तोड़ ताड़ के निकाल लिए, निकालने के बाद जो ईंट बचेगा वह जो सिंगल ईंट है उस सिंगल ईंट को उस पूरे घर का इकाई सेल कहेंगे। अगर आपको इसका डिफिनीशन लिखना है तो क्या लिखोगे, इकाई सेल वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति होने पर क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिसके बार बार पुनरावृत्ति होने पर क्रिस्टल का निर्माण होता है। गाइस आप लोग क्या करिए, क्लासेज में जो मैं बताता हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुना करिए। जैसे आप लोग चैटिंग करते हो ना उसी तरह से कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो या फिर अपनी कॉपी पे लिखा करो। कॉपी पर नहीं लिखते हो, मुझे मालूम बहुत सारे स्टूडेंट सो कर वीडियो देखते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ही लिख दिया करो, लिखा जरूर करो। अब इतना छोटा सा डिफिनीशन अगर एक बार लिख दोगे ना जिंदगी भर याद रहेगा, ये बात जान लेना। जैसे आप लोग चैटिंग करते हो अपने दोस्तों से, किससे किससे करते हो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लोग इस तरह से अगर लिखा करोगे ना तो बहुत हेल्प होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, कभी कभी पूछता है कि इकाई सेल के प्रकार लिखिए। तो इकाई सेल के 3 प्रकार होते हैं। मैं आपको एक ग्राफ बताने जा रहा हूं और इस ग्राफ में मैं पूरी की पूरी ठोस अवस्था को कंप्लीट कर दूंगा। देखिए इकाई सेल के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। इकाई सेल के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक सरल घनीय एकक कोशिका, एक होता है आपका सरल घनीय एकक कोशिका, इसको कहा जाता है SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। दूसरा होता है आपका फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक नहीं काय केंद्रित होता है, ठीक है, काय केंद्रित एकक कोशिका। अभी मैं बताऊंगा आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है यहां से। और फिर तीसरा होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसको कहा जाता है BCC और इसे कहा जाता है FCC। देखिए गाइस कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में अगर अति लघुत्तरीय प्रकार से पूछता है तो इस प्रकार से पूछता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लेटर, मतलब या सरल घनी एकक कोशिका से आप क्या समझते हो, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे। अब हम क्या बताइए, आप लोग इतना नहीं समझ सकते हो कि मैं लिखवा के पढ़ाऊं कि सिंपल घनी एकक कोशिका के बारे में लिखिए, ऐसे क्वेश्चन लिखाऊं उसका सोल्यूशन कराऊं, ऐसा तो अच्छी बात नहीं है। मैं एक ही साथ तीनों के तीनों बताने की कोशिश किया हूं। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप अपने आप समझ लेना। अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे काय केंद्रित एकक कोशिका के बारे में बताइए तो आप उसका फिगर अभी मैं जो बताऊंगा उसे समझ लेना। फलक केंद्रित एकक कोशिका के बारे में बताइए तो जो मैं अभी बताऊंगा तो उसे समझ लेना, ठीक है। देखिए क्या होता है सिंपल घनी एकक कोशिका या SCC क्या होता है, इसमें एक घन मान लेते हैं आप, एक घन यह है, ठीक है, यह आपका एक घन है, ठीक है। इस घन में एक मिनट अच्छा से नहीं बना, ठीक है,
यह आपका एक घन है। तीनों एक साथ समझोगे तो हमेशा के लिए आपको याद भी हो जाएगा। यह आपका एक घन है। क्या है? घन है। दूसरा एक चीज समझना, इसमें क्या होता है, सरल घनी एकक कोष्ठिका में ध्यानपूर्वक समझना, जो अवयवी कण होते हैं इस घन के केवल कोने पर होते हैं। जैसे एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, कण क्या होते हैं? कोने पर होते हैं। ठीक है, कण कहाँ पे होते हैं? घन के कोने पर होते हैं। घन के कोने पर होते हैं। 8 कण है। अगर घन के फलक, फलक का मतलब क्या होता है? जैसे ये ऊपर वाला ऐसे फलक है, उसे फलक कहते हैं। तो घन के फलक पर, फलक पर, फलक पर यहां पर 0 कण है। कितने? 0 कण है, एक भी नहीं है। और इस घन के केंद्र में, केंद्र में भी यहां पर 0 कण है। यानी कुल मिलाकर इसमें 8 ही कण हैं जो कि घन के कोने पर स्थित हैं। यानी आपके घर जिसमें आप जिस कमरे में बैठे हो, ठंड का समय जिस कमरे में आप बैठे हो, उस घन के कमरे के कोने कोने पे, मान लीजिए एक ऊपर कोना होगा, एक इधर कोना होगा, एक इधर कोना, मतलब एक एक कोने पर एक एक कण रखा हो, तो उसे जिस ठोस का निर्माण होता है उस ठोस को कहते हैं सरल घनी एकक कोष्ठिका। इसके बाद आती है आपका काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है? काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं यह घन के कोने पे तो होते ही हैं। जैसे यहाँ पे, यहाँ पे ये घन का कोना है, यहाँ पे तो होंगे ही, लेकिन साथ में, कोने के साथ साथ में ये घन के कोने पर 8 कण तो होंगे, घन के कोने पर 8 कण होंगे, लेकिन साथ में एक आपका केंद्र में भी होता है, एक कण यहाँ पर केंद्र में भी होता है। तो काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होता है? कोने पर क्या होता है? कोने पर 8 कण होते हैं और फलक पर आपके 0 कण होते हैं, कोई भी कण नहीं होता है। और केंद्र पर आपके 1 कण होते हैं। इस तरह से रिवीजन किया जाता है। ये फाइनल शॉर्ट रिवीजन नोट समझ लो बन रहा है आपका। मैं वैसे दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए इसमें घन के कोने पर 8 कण होते हैं, इसमें कोने पर 8 कण होते हैं, बीसीसी में भी। बीसीसी में फलक पर आपके 0 कण होते हैं, एक भी कण नहीं होते, केंद्र पर 1 कण होते हैं। आप लोग हिंदी में तो लिख लोगे ना, बीसीसी में या फिर काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में घन के कोने पर 8 कण होते हैं, लेकिन प्रत्येक घन के कोने पर 8 कण होते हैं, लेकिन केंद्र में 1 कण होते हैं, जबकि फलक पर एक भी कण नहीं होते हैं। इस प्रकार से आप डेफिनेशन लिख लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको लिखने में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है? देखिए फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में एक घन है, इस प्रकार से आपका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें आपके फलक पर ही होंगे कुछ ना कुछ कण। अब कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये सभी चीजें अभी आपको हम बताएंगे। इसमें क्या होता है, जो कण होते हैं घन के कोने पर तो होते ही हैं, जैसे कोने पर तो होंगे ही, तीनों में कोने पर होंगे, लेकिन कोने के साथ साथ में आपके फलक पर भी होंगे। कितने फलक हैं इसमें? एक ये वाला, इस मान लीजिए आपके घर है, घर में एक इधर वाला दीवार एक फलक हो गया, एक ऊपर वाला 2 हो गया, एक इधर वाला 3 हो गया, एक नीचे वाला 4 हो गया, एक सामने वाला 5 हो गया, एक इधर वाला 6 हो गया। तो 6 फलक हैं यहाँ पर। तो एक ऊपर वाले पे हो गया या नीचे वाले, एक उधर वाले पे हो गया, एक इधर वाले पे बाकी है आगे वाले पर। ठीक है, एक आगे वाले पर बाकी है, आगे वाला यहाँ पर होगा। 3D में तो मैं बना नहीं सकता। एक आगे वाले पर बाकी, एक देखिए एक ऊपर वाले पे हो गया, ये एक उधर वाले पे हो गया, ये वाला जो है आगे वाले पर हो गया, इधर वाले पे इधर वाले पर। तो आपके कितने कण हो गए? 6 कण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, घन के कोने पर 8 कण होते हैं, फलक पर 6 कण होते हैं, और केंद्र में एक भी कण है। जरा देखिए केंद्र में कोई कण है, यहाँ पर केंद्र में 0 कण होते हैं। तो यह आपका फलक केंद्रित होता है। तो आपको एक साथ तीनों समझ में आया कि नहीं? काय केंद्रित, फलक केंद्रित और फिर एससीसी।
अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूँ, कभी कभी पूछ लेता है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है। क्या पूछता है कि सरल घनी एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए, और काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं उसे भी बताने जा रहा हूं अभी। और कभी कभी इससे एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर पूछता है, क्या पूछता है बोर्ड? पूछता है बोर्ड आपका कि इन सभी में समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए या फिर संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो उसे भी मैं अब बताने जा रहा हूं। कर रहे हैं ना? इसमें आपको सभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये आपको समझ में इतना आया है तो आप एक बार इसे नोट करिएगा, तो मैं आगे चलूंगा। देखिए गाइस, क्या होता है, कभी कभी पूछता है कि एससीसी में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कितने अणुओं की संख्या या कितने परमाणु हैं, ये पूछता है। कभी कभी ये क्या पूछता है आपसे कि एससीसी में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। वैसे इसका कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझने के लिए मुझे आपके सामने खड़ा होना पड़ेगा, 3D में समझाऊंगा तब होगा, या फिर मुझे खूब ज़्यादा बोलना पड़ेगा तो समझ में आएगा। लेकिन मैं जो चीज़ें बताऊंगा वह चीज़ें आपको सीधे सीधे परमाणु की संख्या ज्ञात करने में हेल्प करेंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब कभी समय होगा तो मैं आपको समझा दूंगा, अभी टाइम नहीं है, टाइम को यूटिलाइज करते हैं, सही चीज़ों पर वेस्ट करते हैं, ठीक है। परमाणुओं की संख्या, क्वेश्चन क्या कभी कभी पूछता है, एफसीसी, बीसीसी और एससीसी में परमाणुओं की संख्या बताइए। मैं वैसे बता देता तो आप रट लेते कि एफसीसी में 4 होता है, एससीसी में 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, तो आप सीधे रट चलते। लेकिन मैं आपको निकालने का तरीका बता रहा हूं, कैसे निकाला जाता है। देखिए, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु की संख्या बराबर क्या होता है, 1/8 इंटू कोने पर स्थित परमाणु। एक ऐसा सूत्र है जिससे आप किसी का निकाल सकते हैं, कोने पर परमाणु, ठीक है, प्लस 1/2 फलक पर परमाणु पर अणु, यह आपका अणु होगा, ठीक है, ठीक है, प्लस 1 इंटू केंद्र पर अणु, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले के यूज करके आप परमाणुओं की संख्या इजीली ज्ञात कर सकते हो। अगर आपसे एफसीसी के परमाणुओं की संख्या पूछ ले, सॉरी यहाँ पे एससीसी है, एससीसी के लिए देखिए क्या होता है, एससीसी के लिए क्या होगा, देखिए एससीसी में क्या होगा, क्या होता है इस सूत्र में 1/8 इंटू कोने पर स्थित परमाणुओं की संख्या है। तो यहाँ पर 1/8 लिखेंगे, कोने पर कितने परमाणु स्थित हैं, 8 परमाणु स्थित हैं, तो 1/8 इंटू कोने पर स्थित परमाणु संख्या प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू फलक पर अणु, कितने फलक पर अणु हैं, 0 अणु हैं, तो इसको 0 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए प्लस 1 इंटू केंद्र पर उपस्थित अणु, 1 इंटू केंद्र पर कितने अणु उपस्थित हैं, 0, केंद्र पर 0 अणु स्थित हैं, तो 0 लिखेंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली एक अणु आएगा, एक परमाणु एससीसी के लिए आएगा। अगर यहाँ पर देखिए बीसीसी की बात करें तो बीसीसी के लिए कैसे ज्ञात करोगे, इसी फार्मूले का यूज करोगे। देखिए बीसीसी के लिए 1/8 इंटू कोने पर स्थित परमाणु, कोने पे कितने परमाणु स्थित हैं, 8 गुणे 8, ठीक है। और देखिए 1/2 इंटू फलक पर स्थित परमाणु, फलक पर कितने परमाणु स्थित हैं, 0, ठीक है। और यहां पर देखना 1 इंटू केंद्र पर स्थित परमाणु, कितने परमाणु हैं, केंद्र पर 1, और यह 8 से कट जाएगा तो बचेगा यहां पर कितना, 1 यहां पर बचेगा, 1 यहां पर, तो 2 परमाणु। इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है, 2 परमाणु होंगे। अगर एफसीसी की बात करें, नीचे दिखाई दे रहा है आपको, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा होगा, ठीक है, मुझे उम्मीद है नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में क्या होता है, देखना ध्यानपूर्वक, यहाँ पर इसी प्रकार से एफसीसी में भी रखकर हम कैलकुलेट करेंगे। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको इसका जब पीडीएफ दूंगा तो उसमें जरूर दे दूंगा, ठीक है। एफसीसी में क्या है आपका, देखना 1/8 इंटू, देखिए कोने पर स्थित परमाणु 8 हैं, फलक पर स्थित परमाणु, अब फलक में स्थित परमाणु यहाँ पर है तो 1/2 इंटू फलक पर स्थित परमाणु 6 है,
और 1 इंटू केंद्र पर स्थित परमाणु 0 है। इसे सॉल्व करोगे तो 8 8 से कट जाएगा, 2 3 6, तो यहाँ पे कितने परमाणु आ जाएंगे? 4 परमाणु। इस तरह से परमाणुओं की संख्या आप बता सकते हो कि एफसीसी में परमाणु की संख्या कितना होती है, बीसीसी के लिए परमाणु की संख्या कितना होता है, और एससीसी के लिए परमाणुओं की संख्या कितना होता है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से आप बता सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। एक बार सभी लोग पूरे बोर्ड पर स्थित सभी चीज़ों को नोट्स कीजिए, तो मैं आगे बताऊँ आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, कभी कभी आपसे संकुलन क्षमता या समन्वय संख्या पूछ देता है। देखिए संकुलन क्षमता या समन्वय संख्या क्या होता है, और कभी कभी एक बार पूछा गया है आपकी बोर्ड एग्जाम की नमक पीला क्यों हो जाता है, ये भी पूछा गया है। तो ये सभी चीजें अभी हम आपको बताएंगे। आपको ये चीजें समझ में आई ना, कैसे किया हूं मैं? आया भी होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपसे अच्छे से। देखिए गाइस, आप हेडिंग करिएगा समन्वय संख्या। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। देखिए पूछा जाता है कि समन्वय संख्या से आप क्या समझते हो, समन्वय संख्या या संकुलन क्षमता के बारे में बताइए। तो समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, आपके बगल में कितने लड़के बैठे हुए हैं। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर क्लास में, अभी क्लास कहाँ चल रहा है, चलो ठीक है, अच्छा मान लेते हैं क्लास में यहाँ पे बैठे हो, और यहाँ पर इस तरह से आप ऐसे बैठे हो, तो इसके बगल में आप आपके डेस्क पर एग्जाम दे रहे हो, तो आपके बगल में एक लड़का बैठा होगा, इस साइड एक लड़का बैठा होगा, सामने एक लड़की बैठी होगी। तो इस प्रकार से आपके चारों तरफ कितने लोग कैसे बैठे हैं, यही बताता है आपके समन्वय संख्या। यानी समन्वय संख्या क्या होता है, किसी ठोस कण के संपर्क में स्थित कणों की संख्या, यानी आपके संपर्क में जितने कण होंगे वह आपकी समन्वय संख्या होगी। इसी तरह किसी ठोस के संपर्क कणों में उपस्थित कणों की संख्या क्या जाती है, समन्वय संख्या। तो लिख देंगे इसकी परिभाषा, किसी ठोस में कण विशेष के लिए, कण विशेष के लिए संपर्क में उपस्थित कणों की संख्या को समन्वय संख्या या संकुलन क्षमता कहते हैं। आपको यहाँ पे एक फिगर के जरिए समझा रहा हूं। मान लीजिए कोई कण है, इसके चारों तरफ इस तरह से 4 परमाणु रख दिया जाए, तो यहाँ पे समन्वय संख्या कितनी हो जाएंगी, संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस प्रकार से कहा जाता है। तो किसी ठोस में कण विशेष के लिए संपर्क में उपस्थित कणों की संख्या को उसके लिए समन्वय संख्या कहा जाता है, या फिर संकुलन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, देखिए समन्वय संख्या कहा जाता है, और इसमें कभी कभी पूछ देता है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। संकुलन क्षमता का मतलब क्या होता है, देखिए संकुलन क्षमता के लिए क्या होता है, किसी क्रिस्टल में कणों का आयतन में अगर क्रिस्टल के एक कण के आयतन से भाग दे दिया जाए तो आपके संकुलन क्षमता निकल जाती है। देखिए क्या होता है, क्रिस्टल के अवयवी कणों का आयतन, क्रिस्टल के अवयवी कणों का आयतन, एक मिनट रुकिएगा आप लोग जरा, अवयवी नहीं लिख पा रहे हैं, अवयवी, अब इंग्लिश मीडियम ना बहुत दिक्कत करता है। अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन बटे आपके क्रिस्टल के कुल आयतन, क्रिस्टल का कुल आयतन। देखिए
क्रिस्टल के अवयवी कणों के आयतन बटे क्रिस्टल के कुल आयतन को कहते हैं संकुलन क्षमता। और संकुलन क्षमता आपको जानना चाहिए एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एससीसी के लिए। देखिए बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता का मान, बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता का मान होता है 68%। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक समझना। और इसको मैं जब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की क्लास चलाऊंगा तो इसको मैं कराऊंगा कैसे होता है 68%, इसको निकाल के दिखाऊंगा। बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में पूछता है बीसीसी के लिए या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता का मान ज्ञात कीजिए, तो मैं वहां पे निकाल के दिखाऊंगा किस प्रकार से इसका संकुलन क्षमता 68% होता है। अभी आप याद कर लीजिए, हो सकता है अति लघु उत्तरीय में या बहुविकल्पी में पूछ लिया करे। देखिए बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता का मान 68% होता है, एससीसी के लिए 52.4% हो सकता है, होता है। और एफसीसी के लिए 74% होता है, 74% होता है। ये संकुलन क्षमता होता है अलग अलग सबका, एक ही साथ में बता दिया। और मैं यहाँ पे बताया कि बीसीसी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है, एसएससी क्या होता है, तो आप उसे नोट करिएगा इसे एक बार। संकुलन क्षमता क्या होता है इसे करके आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसे कर लेना, एक बार नोट करिएगा। तो मैं आगे चलता हूं। आगे आपसे घनत्व पूछता है, किसी भी क्रिस्टल का घनत्व पूछता है तो मैं घनत्व आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, तो आप इसे नोट कर लिए। तो चलते हैं आगे की ओर। क्रिस्टल का घनत्व ये कभी कभी पूछता है। क्रिस्टल का घनत्व, वैसे घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो वही चीज यहां पर भी होता है, वही चीज यहां पर भी होता है, द्रव्यमान बटे आयतन ही होता है, एकक कोष्ठिका। और यहां से न्यूमेरिकल भी बनता है, कोष्ठिका के घनत्व का आयतन, एकक कोष्ठिका के घनत्व का आयतन। ठीक है, कैसे निकाला जाता है घनत्व का आयतन निकालने के लिए वही फार्मूला होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, अरे घनत्व एकक कोष्ठिका के घनत्व। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो होता है घनत्व बराबर। अब यही चीजें यहां पे मैं करने वाला हूं, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, मान लेते हैं कोई आपका एकक कोष्ठिका है जिसका द्रव्यमान यम है और उसमें जेड परमाणु, तो इसका पूरा द्रव्यमान क्या होगा, जेडएम हो जाएगा। और उसका आयतन मान लेते हैं उसकी एक मान लीजिए इसकी इसी कोष्ठिका की बात करते हैं, इसकी कोष्ठिका की द्रव्यमान, एक अणु की द्रव्यमान यम है, इसमें 8 अणु हैं तो इसलिए 8 यम लिखेंगे ना पूरा द्रव्यमान के लिए। इसी तरह मान लीजिए किसी कोष्ठिका में जेड परमाणु हैं इसलिए जेड एम लिखेंगे। और इसके एक भुजा की लंबाई ये है, क्योंकि ये घन है तो घन के आयतन बराबर क्या होगा, ए क्यू होगा। तो हमें अगर इसका घनत्व निकालना हो तो डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जेड एम अपान ए क्यूब, जेड एम अपान ए क्यूब, जेड एम अपान ए क्यूब, यही लिखेंगे। अब हम जानते हैं यम इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल यम अपान एन ए। आप इसे भी लिख सकते हो, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, जेड एम इंटू कैपिटल यम अपान ए क्यूब एन ए। ठीक है, ये आपके घनत्व के लिए फार्मूला हुआ, घनत्व के लिए सूत्र हुआ। ठीक है, जहां पर अगर बात करें यहां पर तो क्या है, जेड क्या है, एकक कोष्ठिका की संख्या, एकक कोष्ठिका की संख्या। ठीक है, और यम क्या है, एकक कोष्ठिका की द्रव्यमान। जेड एम और यन क्या है, यहां पर क्या है, ये क्या है, एकक कोष्ठिका की लंबाई, एकक कोष्ठिका की लंबाई, ये क्या है, एकक कोष्ठिका की लंबाई। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो आप d इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं,
जेड स्मॉल एम अपान ए क्यूब, ठीक है, ठीक है, इसे भी ऐसे भी लिख सकते हो। और यम इज इक्वल टू होता है कभी कभी कैपिटल यम अपान एन ए, तो इसलिए मैं इस कैपिटल यम अपान एन ए यहाँ पर पुट कर दिया हूँ, तो ये आपका बन गया है, ठीक है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन का होता है। इस फार्मूले को याद रखना कि घनत्व बराबर क्या होता है। अगर कभी कभी घनत्व बराबर पूछ दे तो आप लिख लेना घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, या किसी भी क्रिस्टल की घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को कहते हैं। लिख देना, नीचे ये लिख देना, नीचे इसे लिख देना, ठीक है, नीचे इसे लिख देना और पूरा आपका घनत्व कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना है। इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, लॉन्ग आंसर में पूछेगा। मैं आपको बता दूं, लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नमक पीला क्यों पड़ जाता है। देखिए, नमक पीला इसलिए पड़ जाता है क्योंकि उसके अंतरकाशी दोष के कारण उसमें यफ केंद्र उत्पन्न हो जाता है, उसके ऋणायन चला जाते हैं, इसके वजह से नमक पीला हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैं मुंह से बता दे रहा हूँ, दिमाग में सुने रहोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। और कभी कभी ये पूछा जाता है स्टार्की दोष और फ्रैकल दोष। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके दीर्घोत्तरी में मिलेगा। दीर्घोत्तरी का मैं क्वेश्चन मैराथन के रूप में चलाऊंगा। कुछ स्टूडेंट के रिक्वेस्ट की कि उनका अभी प्री बोर्ड एग्जाम था, 2-4 स्टूडेंट के ऐसे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट कहे कि सर प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है, 2-4 दिन रुक जाइए तब मैराथन क्लासेस चलाइए। तो मैं 1-2 दिन के लिए नहीं चला रहा हूँ, तब तक ये क्लासेस चलती रहेंगी। जैसे ही करें सर सोमवार के बाद तो ठीक है, सोमवार तक मैं चलाऊंगा मैराथन क्लासेस। आप लोग परेशान मत होना, बहुत सारे स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं, उनका दीर्घोत्तरी प्रश्न तैयार है। आप आज ही पहले वाला दीर्घोत्तरी प्रश्न जो स्टार्की दोष और फ्रैकल दोष में बताया था उसे पढ़ लेना, तो आपका ये चैप्टर जो भी थियरी वाला पोर्शन है इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो चैप्टर के ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे नमक का रंग पीला क्यों होता है, ऐसे तैसे क्वेश्चन, छोटी मोटी क्वेश्चन होती हैं जो कि कंसेप्ट पर आधारित होती हैं। वे सभी चीजें आपको हम कराएंगे डीपीपी में, टेंशन मत लेना, ठीक है। जब मैं डीपीपी में कराऊंगा तो ये सभी चीजें रिवीजन हो जाएंगी और वैसे छोटी छोटी क्वेश्चंस को मैं पिकअप कर लूंगा। बस आप जुड़कर डेली की डेली पढ़ाई करते रहिए। तो गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। आपको इसका PDF 2-3 घंटे में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।